नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आज प्रदेश भर की 70 लाख महिलाओं के खाते में जारी की जाएगी। महिलाओं और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि दूसरी किस्त की राशि 1 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन वित्तीय वर्ष के कारण तिथि में बदलाव किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के तमाम लाभार्थियों को आज दूसरी किस्त जारी कर रही है, क्या कुछ राजधानी में देखने को मिल रहा है? प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ये नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से महिलाओं को लिए किया गया है। जिसमें पहली किस्त जो प्रधानमंत्री ने 10 मार्च को जारी किया था, उसमें करीब 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला था और 1,000 प्रति माह देने की बात महतारी वंदन योजना की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत सरकार का 655 करोड़ रुपया लगभग इसमें लगा था जी। और उसी के तहत ये दूसरी राशि महतारी वंदन योजना की 70 लाख से अधिक महिलाओं को आज दी जानी है जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दूसरी किस्त सरकार ने जारी की है, 1 अप्रैल को राशि आनी थी, लेकिन अब 3 अप्रैल को राशि आ रही है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों में लगातार तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महतारी वंदन योजना की किस्त जारी कर रही है, आने वाले समय में क्या आधी आबादी का साथ भारतीय जनता पार्टी को इस योजना के लाभ की वजह से मिल सकता है? जी प्रियंका, बिल्कुल। आपको बता दें प्रियंका कि इस महतारी वंदन योजना को ही लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसका महतारी वंदन योजना का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो गई और इसका लाभ पूरी तरह से उनको विधानसभा में देखने को मिला थी। और इसी को लेकर हो सकता है लोकसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना का लाभ उनको निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक बात आपको और बता दूं प्रियंका, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और मोदी का नारा यह लगातार आ रहा है कि 400 पार के नारों को लेकर यहाँ पर बराबर जो है क्षेत्रीय नेतृत्व का भी आयोजन होता जा रहा है, लगातार चुनाव में देखने को मिल रहा है जी बिल्कुल मनोज। तो जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ ही साथ महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है, महिलाओं को साधने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश और कवायद करती हुई नजर आ रही है। इस योजना की ट्रांसफर के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिलेगा तैयारी के दौरान? जी निश्चित रूप से प्रियंका की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों में भी खुशी देखने को मिल रही है। उनको हर महीने 1,000 रुपया मिल रहा है, इसमें उनकी अपार खुशी उन लोगों को देखने को ये सब बात सामने निकल कर आ रही है और जिसका लाभ और महिलाओं में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि उनको 1,000 प्रति माह उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से बराबर आ रहा है। तो निश्चित रूप से महिलाओं में खुशी जाहिर हो रही है जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महतारी वंदन योजना के तहत सरकार दूसरी किस्त जारी कर रही है। 1 अप्रैल को ये ट्रांसफर होना था, लेकिन तारीख बदलने की वजह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विष्णुदेव साय सरकार 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला, मौके से मिले 3 और शव, अब तक 13 नक्सली हुए ढेर। मंगलवार सुबह से जारी है मुठभेड़। डीआरएफ सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन भी इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल। तो बीजापुर से जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि डीआरएफ सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के साथ ही साथ कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवान भी इस नक्सल ऑपरेशन में शामिल हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ देखने को मिली है, उसमें अब तक 13 शव सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात से लगातार ये मुठभेड़ जारी है। अभी भी ऑपरेशन लगातार जंगलों में चल रहा है। देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन चलता है, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि जवान सीआरपीएफ के जवान, बस्तर कोबरा बटालियन के जवान पूरी तरह से
नक्सलियों के खिलाफ मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार मुठभेड़ और ऑपरेशन, संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग को सूचना मिली और प्लाटून नंबर 11, 12 और 13 के लोग वहाँ उपस्थित हैं बड़ी संख्या में, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। इसमें हमारी डीआरजी की टीम थी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ की टीम थी। 3 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें फिर लास्ट में कल जो हमारे लिए मल्टीपल अच्छे फायर्स हुए, मॉर्निंग लगभग 4 बजे, उसके बाद से शाम को 4-5 बजे तक लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव बरामद हुए। मौके से मिले 3 और शव। बताया जा रहा है कि अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। लगातार डीआरएफ, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मंगलवार रात से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हो गई थी, तब से लगातार ये कार्रवाई जारी है। जवान पूरी तरह से नक्सलियों के खिलाफ मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार जरूरी कार्रवाई की जा रही है। तो डीआरएफ, सीआरपीएफ, बस्तर और कोबरा बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 13 नक्सलियों का अभी तक ढेर किया जा चुका है। 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों के शव हैं तो दूसरी तरफ इस्तेमाल में लाई जाने वाली तमाम चीजें भी जवानों ने बरामद की हैं। मंगलवार सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से लगातार ये मुठभेड़ जारी है, मंगलवार रात से लगातार कार्रवाई की जा रही है, 13 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि कल जो है बीजापुर के कोरचोली के जंगल में सुबह जो है संयुक्त टीम डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बस्तर बटालियन के जवानों ने सर्चिंग पे निकले थे जंगलों में, और जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये घोर नक्सली एरिया कहा जाता है। पूरा जंगल एरिया जहाँ पर जवानों को भी आने जाने में तकलीफ होती है, और ऐसी जगहों पे नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, और जिसके सुबह से मुठभेड़ जारी थी और देर रात तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना थी, जिससे 100 भी बरामद कर लिए गए थे। और फिर उसके बाद सर्चिंग के दौरान 300 और मिले हैं नक्सलियों के, जिसमें 2 महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। जी, सब मिला के 13 नक्सलियों का 100 बरामद किया गया है, और अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है, 18 घंटे से लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा है, इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कहना है कि नक्सलियों से बातचीत को भी वो तैयार हैं। आगे इस मामले में किस तरह से प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है? क्या ये मुठभेड़ अभी और जारी रहेगी, और उसके बाद बातचीत को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर किस तरह से अमल किया जा सकेगा? जी प्रियंका, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, नक्सलियों का ये कहा जा सकता है आतंक ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार नक्सली वारदात की घटना में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जिसको लेकर बीजेपी सरकार भी कमर कस ली है, और बराबर जो है आपको एक महत्वपूर्ण बात साथ ही साथ बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी नक्सलियों को लेकर काफी एक्टिव दिख रहे हैं, और बराबर बस्तर का दौरा करते नजर आ रहे हैं। और नक्सलियों की जहां तक ये भी देखा जा सकता है कि नक्सलियों की वारदातों उनको देखते हुए प्रशासन भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, और जिसके तहत ऐसा भी नक्सलियों के द्वारा ये बौखलाहट भी देखने को सामने मिल रही है। इसी की वजह से हो सकता है, माना भी जा रहा है, क्योंकि नक्सली वारदात में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार नक्सली वारदात में बढ़ोतरी की एक तरफ जानकारी मिल रही, दूसरी तरफ बीजापुर में प्रथम चरण में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सरकार के द्वारा अब तक कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 40 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं, और लगातार सर्च ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, आज की घटना के बाद सुरक्षा कितनी जरूरी है और किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी प्रियंका, आपको बता दें कि बस्तर में लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो
निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद वहाँ नजर आती है बराबर, इसलिए कि पूरा बस्तर बेल्ट ही नक्सल से घिरा हुआ है और जिसको लेकर काफी टीमें वहाँ पर सक्रिय नजर आती रहती है और बराबर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि नक्सली अपनी बौखलाहट में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब तक 13 नक्सली हुए ढेर, लगातार 18 घंटों से चल रहा है ऑपरेशन। ऐसे में बस्तर और कोबरा बटालियन के संयुक्त कार्रवाई में यह ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि शहर में विकास और योजनाओं के लाभ के लिए शांति जरूरी है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बस्तर जो हमारा है, प्रकृति ने खूब कृपा बस्तर पर की है। आमचो बस्तर खूबे सुंदर, और बस्तर के हरेक व्यक्ति तक, हरेक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसके लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है और पहले दिन से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर हैं और नक्सली उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी के शासन में बस्तर में नक्सली हमले बढ़े हैं। बस्तर फिर से अशांति की स्थिति में है। अगर आदिवासी समुदायों को निशाना बनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आदिवासी समुदाय को अगर निशाना बनाया जाता है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद ये बयान कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का सामने आया है। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती जा रही है। राज्य में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता रावटे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम लिखे इस इस्तीफे में उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया। बता दें कि अनीता रावटे के अलावा किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सोनवानी समेत 11 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस की अनीता रावटे के साथ 11 अन्य सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बैज को ये इस्तीफा उन्होंने लिखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि पार्टी ने उनके साथ भेदभाव किया है और साथ ही साथ पार्टी में महत्व न दिए जाने का आरोप लगाया है। दल बदलुओं ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। ऐसे में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ का माहौल है। जिस तरह से लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अनीता रावटे के साथ 11 अन्य सदस्यों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरह से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। तो
तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये इस्तीफा सौंपा गया है और इसमें तमाम पदाधिकारी अलग अलग पदों पर, नगर और जिले के पदों पर जो कार्य कर रहे थे कांग्रेस के लिए, उन सभी का इस्तीफा सामने आई। ज्ञतेंद्र कुमार साहू, मति त्रिलोकी, राधेश्याम ध्रुव, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अनीता के साथ में अपना इस्तीफा दीपक बैच को सौंपा है। और इसी खबर पर मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से अनीता रावडे के साथ ही साथ 11 अन्य लोगों ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये चिंता की खबर है। प्रियंका, आपको बता दें कि अनीता रावटे छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी और जिन्होंने पार्टी में से इस्तीफा दे दिया और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि पार्टी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। इस तरह के आरोप अब ये छत्तीसगढ़ में आम बात सी हो गई है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, लगातार कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं और भाजपा का कुंभा लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस की 11 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, अनीता रावड़े के साथ ही साथ दीपक बैच को अपना इस्तीफा सौंपा गया है, उन्होंने साफ तौर पर पार्टी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जब से अनीता रावटे के साथ साथ 11 और लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, उसके बाद से अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनीता रावटे को लेकर या 11 लोगों ने जो और पार्टी का दामन छोड़ा है, उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से दल बदलुओं की वजह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव की एक तरफ तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ जिले के अलग अलग पदों पर काम करने वाले कार्यकर्ता जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, किस तरह की स्थिति में आप कांग्रेस को देख पा रहे हैं राज्य में? निश्चित रूप से प्रियंका की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का दामन जिस तरह से कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो लगातार दामन छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की देखनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो एक तरफ 11 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा सामने आया है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी लगातार जिस तरह से शिकायत की जा रही है, उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर स्लीपर सेल नाम का जिस तरह से कहकर कार्यकर्ताओं का विरोध साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर अंदर खाने ही पार्टी में जो कलह मची हुई है, सबसे पहले कांग्रेस का उससे पार पा पाना लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती है? जी निश्चित रूप से प्रियंका की कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ में, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़ना और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का दामन छोड़ना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी दिक्कतों का सामना सहना पड़ सकता है। जी बिल्कुल मनोज, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार के बैंक से लिए जा रहे कर्ज पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने में ही सरकार हाफने लगी है, गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बन गई है। इस सरकार ने 3 महीने में लगातार 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है। दीपक बैज ने कहा है कि इस सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन ऐसा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं चरमरा गई हैं। 3 महीने में ही हाफने लगी सारी सरकार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, कांग्रेस में आपसी खींचतान उतनी ही तेज होती जा रही है। भूपेश बघेल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया के गंभीर आरोपों के बाद अब सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर सिसोदिया ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा गया है। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई है।
खबर महासमुंद से है, जहां लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी लोकसभा की 8 विधानसभाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आम जनता के साथ विशाल रैली निकालते हुए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस खास मौके पर सीएम साय के साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के साथ प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरगुजा लोकसभा सीट से जोरे मिंज के नाम का ऐलान किया गया। इस दौरान भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बसंत कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव में अपना प्रत्याशी लड़ाएगी, जिसमें बस्तर और सरगुजा की सीटें शामिल हैं, लेकिन सही समय नहीं होने के कारण केवल सरगुजा में ही इस बार लोकसभा प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसका लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आए हैं युवा वर्ग अपनी समस्याओं को लेके। तो समस्या हर जगह ये देखते हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी अच्छी तरह पढ़ ली, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर डिग्री होल्डर से सभी लोग, लेकिन सभी के लिए नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है। कहीं भी जाते हैं नेताओं के पास, मंत्रियों के पास में आश्वासन तो मिलता है, लेकिन जब जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं देती है। जब इन लोग हड़ताल वगैरह करते हैं तो इनके ऊपर डंडा बरसाया जाता है। ये लगातार इन लोग बोलते हैं कि 10 साल से हम लोग ये फेस कर रहे हैं समस्या। बिलासपुर में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हत्या, रेप और गैंगरेप से चिंता बढ़ी है। वहीं पुलिस लूटपाट जैसी गंभीर धाराओं को भी चोरी में तब्दील कर अपराध दर्ज कर रही है, जिससे लोग परेशान हैं। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 30 मार्च 2024 को पुलिस ने मंगला शराब दुकान के पास युवक से हुई मारपीट और लूट की वारदात में चोरी का अपराध दर्ज कर लिया, जिसके बाद पीड़ित ने आईजी के पास न्याय की गुहार लगाई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 1-2 दिन पहले 30 तारीख को लगभग जो है एक व्यक्ति जो है देर रात में थाने में आया था और उसके द्वारा जो है उसके साथ मारपीट होने और उसके मोटरसाइकिल के चोरी हो जाने की सूचना दर्ज कराई गई थी, जिस पर जो है पुलिस ने तत्काल मारपीट का मामला तो नहीं लेकिन चोरी का अपराध दर्ज किया था। और उसका कारण था कि वह उस समय नशे में था और ज़्यादा कुछ बता पाने में संभव नहीं था। और बाद में उसने पुनः शिकायत की है कि उसके साथ मारपीट करके उसका बाइक छीन लिया गया। इस पर जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। खबर रायपुर से, जहां कोल घोटाला केस में जेल में बंद दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में आवेदन पेश किया है। कोर्ट ने पूछताछ के लिए 3 दिन की अनुमति मांगी है। एसीबी और ईडब्ल्यूओ की टीम जेल में बंद रानू साहू और सौम्या चौरसिया से 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।